हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोनक मंत्री। आज हम एक चैप्टर देखने जा रहे हैं। हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है वर्क। जैसे चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी। तो दो टॉपिक होते हैं, वर्क और एनर्जी। ये क्या होते हैं, आपस में बिल्कुल रिलेटेड होते हैं, क्योंकि कोई भी वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी। कोई भी वर्क अगर हम कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी लॉस होगी, मतलब एनर्जी खत्म होगी। तो मतलब सीधी सी बात है, किसी वर्क को करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से क्या होता है, वर्क और एनर्जी की जो यूनिट होती है ना, वो भी सेम दे रखी है, जूल। वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल। फिर बात आती है कि भाई अपने पास जैसे अपन वर्क तो डेली कुछ ना कुछ वर्क करते ही करते हैं। सभी लोग क्या होते हैं, कुछ ना कुछ वर्क डेली कंप्लीट करते हैं। बट अगर वो वर्क अपन कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू साइंस वो वर्क है या नहीं है, इसको हम आज समझेंगे कि भाई साइंस में मतलब अगर अपन ने कोई वर्क किया भी है तो उसको माना जाएगा नहीं माना जाएगा। साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, वर्क की डिफाइन अलग तरीके से होती है। अपन जो एक्चुअल वर्क करते हैं जरूरी नहीं वो साइंस में भी क्या हो, वर्क ही हो। जब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे आपको एक चैप्टर रीड करवा रहा हूँ, चैप्टर पूरा पढ़वा रहा हूँ, उसमें उसको साइंस के डिफाइन में वर्क माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अपन यहाँ से लगे कि मान लो बॉम्बे चले गए, तो अपन यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, कितनी डिस्टेंस अपन ने कवर किया, ये सारी चीजें इसमें कैलकुलेट की जाएगी, तो उसको वर्क माना जाएगा नहीं माना जाएगा। इन कंडीशंस के बारे में अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आगे बात वर्क की। वर्क क्या है, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो अपन कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो होती है वर्क। कोई किसी भी टाइप की एक्टिविटी होती है, चाहे अपन वो लिख रहे हो, चाहे कुछ वर्क कर रहे हो, या चाहे होमवर्क कर रहे हो आप लोग, या मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो वो सब चीज़ें क्या है, वर्क के अंदर ही आएगी। इसके बाद आता है अपने पास साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। हाँ, तो टॉपिक अपना यहीं से स्टार्ट होता है कि साइंटिफिक कंसेप्ट क्या है वर्क का। साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो नॉर्मल अपन ने वर्क किया है उसको वर्क माना नहीं जाता है। साइंस के अकॉर्डिंग वर्क कब माना जाएगा, जब मान लो कि आपने क्या करा है, एक जगह दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और वो डिस्प्लेसमेंट किसी फोर्स की वजह से हुआ है। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास इस पोजीशन पे, ये ऑब्जेक्ट ए है, इस पोजीशन पे है, और यहाँ से मूव होके चली जाती है, यहाँ पे आ जाती है बी पोजीशन पे। ए वाली ऑब्जेक्ट है, बी वाली पोजीशन पे पहुंच रही है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए अपने आप तो जा नहीं सकती, मतलब इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, एक तो फोर्स लगा रहे हैं, दूसरी चीज फोर्स लगाने की वजह से इस डायरेक्शन में क्या हो गया, मूवमेंट कर गई है, तो मूवमेंट भी हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो दो चीजें जरूरी होती है किसी भी वर्क को कंप्लीट होने के लिए, एक तो फोर्स जो अपन लगा रहे हैं, और एक डिस्प्लेसमेंट जो उस बॉडी में होगा अपने लगाने की वजह से, ठीक है ना। तो ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि जैसे मान लो किसी बॉडी पे अगर अपन ने फोर्स लगाया, या अपन खुद भी हो गए, अपन खुद भी खुद के ऊपर फोर्स लगा करके उसको अपन खुद आगे जा रहे हैं, मतलब जगह से डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो वहां पे फोर्स हो रहा है, तो वहां पे वर्क को माना जाएगा। अदरवाइज अपन एक ही जगह पे बैठे बैठे जैसे वर्क कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ पानी पी रहे हैं, तो वो सब वर्क के अंदर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो उसको वर्क नहीं माना जाएगा, ठीक है। यही साइंस की डिफाइन है वर्क के लिए। तो समझते हैं, टू कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। दो कंडीशंस जरूरी होती है वर्क को पूरा होने के लिए। फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना चाहिए, जरूरी है, फिक्स है। फिर दूसरी कंडीशन आती है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। केवल फोर्स लगाने से काम नहीं चलता है। जैसे मान लो कि ये अपने पास अब सामने दीवार है, अपन दीवार को धक्का लगाए जा रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे, गिराना चाह रहे हैं, हो ही नहीं सकता अपने से दीवार गिर जाए। दीवार नहीं गिरेगी, लेकिन अपन को क्या होगा, अपनी एनर्जी तो वेस्ट हो जाएगी। अपन ने तो फोर्स लगाया, तो फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, मतलब दीवार हिली नहीं है अपनी जगह से। इसका मतलब क्या हो गया, उस टाइम अपन ने कोई भी वर्क नहीं करा है अकॉर्डिंग टू साइंस। साइंस के हिसाब से अपन ने कोई वर्क उस टाइम नहीं करा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आपका वर्क भी क्या है, जीरो माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो हमारी साइंस के अकॉर्डिंग वर्क की डिफाइन। फिर आ जाते हैं अपन आगे, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। एक किसी पर्टिकुलर फोर्स के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो उसको किस तरीके से अपन समझ सकते हैं वो देख रहे हैं। ए कांस्टेंट फोर्स F, एक कांस्टेंट फोर्स है जिसको माना अपन ने F,
वो एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई कांस्टेंट फोर्स F है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, लेट ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस s, जो ऑब्जेक्ट है s डिस्टेंस डिस्कवर मतलब आगे पहुंच गई है। s डिस्टेंस का मतलब जैसे 5 किलोमीटर हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 5 मीटर क्या हो गई, वो आगे कैसे गई, तो मैंने इसको s माना है, 5 नहीं माना है। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन में अपन फोर्स लगा रहे हैं, मान लो इधर धक्का लगा रहे हैं तो इसी वजह से वो आगे इस तरफ ही आगे की तरफ खिसकी है। W बी द वर्क डन, W क्या है, इसके ऊपर जो वर्क किया गया है वो है। We define work to be equal to the product of force and displacement। अब वर्क को समझाना चाहे मैथमेटिकली रूप से और उसकी वैल्यू निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होगा अपने पास वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी अपने पास जितना फोर्स अपन ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं उसकी वैल्यू इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी कितनी डिस्प्लेस हो गई, चली गई है उससे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल टू F इनटू S, W यहाँ पे हमारा जो वर्क किया गया वो है, F हमारे पास जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन फोर्स लगा रहे हैं ना वो, S जो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है हमारी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे वर्क की। इसके बाद आगे देखो, thus the work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force। इसमें ये चीज बात कही गई है कि जैसे मान लो कोई अपने पास ऑब्जेक्ट है, उस पर अपन ने फोर्स लगाया, फोर्स कितना लगाया अपन ने, जो भी अपने पास अमाउंट हो वो लगाया, उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो फोर्स जितना लगाया डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो टर्म आई वो इक्वल होती है हमारे वर्क के, ठीक है। इफ F इक्वल टू 1 न्यूटन, अगर हमारे पास हम फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन का, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है 1 मीटर तक, तो देन द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट विल बी 1 न्यूटन इनटू मीटर। तो उस समय उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया गया वर्क 1 न्यूटन इनटू मीटर माना जाएगा। यहाँ पे न्यूटन इनटू मीटर क्या है, यूनिट है किसकी, वर्क की। तो हियर द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल और न्यूटन इनटू मीटर। यहाँ पे nm लिखा हुआ है ना मैंने, तो nm का मतलब न्यूटन इनटू मीटर होता है। तो जूल भी वर्क की यूनिट हो सकती है और न्यूटन इनटू मीटर भी हो सकती हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। अब अपन 1 जूल की डिफाइन देखने जा रहे हैं। 1 जूल क्या वर्क होगा उसको समझते हैं, देखें। तो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ द वर्क, 1 जूल इतने अमाउंट का वर्क है जिसमें डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस इट बाय 1 मीटर। यानी कि जब अपन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और 1 न्यूटन का फोर्स लगाने की वजह से वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे आगे बढ़ गई, तो उस समय जो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स क्रिएट हुआ है ना वो होगा 1 जूल का। और फोर्स क्रिएट होने का मतलब वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और टोटल जो इनका मल्टीप्लिकेशन आया है वो यू वैल्यू क्या हुई हमारे 1 जूल की। along the line of the direction, the line of the action of the force, जिस लाइन में मूवमेंट करा रहे हैं उसी लाइन में, ठीक है। अब वर्क की बात आती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है। जैसे मान लो अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे अपन लगा रहे हैं फोर्स तो इस तरफ लगा रहे हैं, इस तरफ, बट वो जो ऑब्जेक्ट मूव हो रही है पीछे की तरफ, अपन धक्का इस तरफ लगा रहे हैं बट वो ऑब्जेक्ट जा रही है पीछे की तरफ, तो उस टाइम वर्क नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अपन फोर्स तो लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और डायरेक्शन में मूवमेंट किधर हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट का जो वर्क होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपने पास कोई कार चल रही है, अपने उस कार को अपन धक्का लगा करके रोकने की कोशिश करते हैं बट कार को अपन नहीं रोक पाएंगे, तो क्या होगा, अपन लगा रहे हैं इस तरफ फोर्स और कार आ रही है इस तरफ, तो यानी कि अपने अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क नेगेटिव होगा। वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और वर्क पॉजिटिव कब होता है, जैसे मान लो कि अपन क्या कर रहे हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट भी आपके इसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर जाती है, तो उस समय जो उसके ऊपर जो फोर्स क्रिएट हो रहा है या वर्क क्रिएट हो रहा है वो कैसा होगा, पॉजिटिव। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन फोर्स एक्ट्स
इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स जिस डिस्प्लेसमेंट में हम जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया, दोनों की सेम डायरेक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, तो वर्क पॉजिटिव। फोर्स लग रहा है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, तो इनकी जो वैल्यू होगी मतलब वर्क की वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये तो थी हमारे चैप्टर की कुछ बेसिक चीजें, जो जैसे वर्क किस डायरेक्शन में होता है, किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वो हमने समझा। तो आगे के जो टॉपिक्स हैं हम आने वाली आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक एक बार कंप्लीट पढ़े, कोई भी इश्यू या डाउट रहता है आपको तो आपसे जरूर पूछ लें। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं और होती है, आगे आने वाली क्लास में आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।